डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली की साहित्य अध्ययन पीठ के तहत काम कर रहे देशिक अभिलेख अनुसंधान केंद्र की इस व्याख्यानमाला की दूसरी कड़ी में आप सब लोगों का स्वागत है। आप देख ही रहे हैं ये सारी जो पीछे जो आपके उपनिवेशवाद के साये में संस्कृति लिखा हुआ है, ये सारा कुछ हिंदी में है, लेकिन जो हमारी नाम पट्टिकाएँ हैं ये सारी की सारी अंग्रेज़ी में हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान में विउपनिवेशीकरण का काम कितना मुश्किल है। आप कितनी भी कोशिश करें, कितना भी टकराना तो दूर की बात है, आप कितनी भी कोशिश करें, अंग्रेज़ी आपका दामन पकड़ ही लेती है। बहरहाल, लेकिन हम लोग कोशिश करते रहेंगे। मैं स्वागत करूंगा मंच पे सबसे पहले प्रोफेसर राजीव भार्गव, जो आज हमारे मुख्य वक्ता हैं, वो पधारें। फिर मैं आदरणीय प्रोफेसर अनु सिंह लाठर, जो हमारी कुलपति हैं, वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर नितिन मलिक, जो हमारे कुल सचिव हैं, वो स्थान ग्रहण करें। और प्रोफेसर सत्यकीर्त सांकृत, जो कि साहित्य अध्ययन पीठ के अधिष्ठाता हैं, मेरा अनुरोध है कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। हालांकि मेरी तो आदत विकासशील समाज अध्ययन पीठ में काम करते करते ये हो गई है कि हम लोग वहाँ बिना किसी औपचारिकता के ही अपने कार्यक्रमों की शुरुआत कर देते थे। यहाँ पर रविकांत, शैल और दूसरे साथी हमारे बैठे हुए हैं, वो जानते हैं, लेकिन अंबेडकर विश्वविद्यालय के तौर तरीके थोड़े से भिन्न हैं और वो भी बहुत दिलचस्प और आकर्षक हैं। तो मैं तृप्ति से अनुरोध करूँगा कि वो प्रोफेसर अनु सिंह लाठर, आप प्रोफेसर भार्गव का स्वागत करेंगी शॉल पहनाकर और पौधा देकर। ये भिन्न तरीके से हमारे सामने इसको आप हाथ लगा दें, फिर मुझे पता होता तो मैं जैकेट नहीं लाता। यहाँ माहौल ठंडा हो ही जाता है। अब मैं डॉक्टर नितिन मलिक से स्वागत करूंगा, से अनुरोध करूंगा कि वो प्रोफेसर लाठर का स्वागत करें। अब अपने मित्र सत्यकीर्त जी का स्वागत मैं करूंगा। हाँ जी, मेरा क्या स्वागत होना है? आज इनका जन्मदिन भी है सर। आज सत्यकीर्त जी का जन्मदिन भी है। तो मित्रों, इन तो एक जी, मैं रजिस्ट्रार साहब का स्वागत करूँ। जी अवश्य, अरे मेरा आपके लिए अवश्य कीजिए। सर, मैं अपना खुद ही कर लेता हूँ। इन संक्षिप्त सी औपचारिकताओं के बाद मैं केवल 5 या 6 मिनट लूँगा कार्यक्रम की भूमिका बांधने में। अभी 29 फरवरी को इसी सभागार में प्रोफेसर राजीव भार्गव की पुस्तक होप एंड डिस्पेयर का लोकार्पण हुआ था और उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर बौद्धिक चर्चा इसी जगह हुई थी। उस वक्त भी सभागार भरा हुआ था और आज उपनिवेशवाद के साये में संस्कृति पर प्रोफेसर भार्गव के विचार सुनने के लिए आज भी ये सभागार भरा हुआ है। आज से करीब 17 साल पहले प्रोफेसर भार्गव ने एक लेख लिखा था, हाउ शुड बी रिस्पॉन्ड टू द कल्चरल इनजस्टिस ऑफ कोलोनियलिज्म। जब पिछले दिनों वो लेख मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि उसी वक्त वो जिस तरह का देशिक प्रोजेक्ट है, जिस तरह की अनुसंधान योजना है, उस लेख में वो उस प्रोजेक्ट को उसी वक्त कल्पित करते हुए दिखते हैं। तो मुझे लगा ये बेहतर होगा कि हम प्रोफेसर भार्गव को निमंत्रित करें और इस विषय पे वो एक अलग तरह के श्रोताओं के सामने अपने विचार व्यक्त करें। ये श्रोता मंडली अलग तरह की श्रोता मंडली है और श्रोता मंडली से काफ़ी भिन्न है जो होप एंड डिस्पेयर में आपको मिली थी। हमें याद होगा कि पिछली बार जब देशिक व्याख्यान माला की पहली कड़ी स्वर्गीय धर्मपाल जी की स्मृति में आयोजित की गई थी, तो उससे संबोधित किया था आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी ने, और उसका विषय था 18वीं और 19वीं सदी की भारतीय ज्ञान परंपराएं और चुप्पियों का षड्यंत्र।
जब आप इस व्याख्यान को सुनेंगे प्रोफेसर राजीव भार्गव के, तो आप पाएंगे कि उनका व्याख्यान प्रोफेसर राधा वल्लभ के व्याख्यान की ही कड़ी में है, एक निरंतरता में है। और एक जो दूसरी एक प्रेरणा मुझे मिली राजीव जी को इसमें निमंत्रित करने की, वो प्रेरणा ये थी कि हाल ही में मैंने देखा कि संस्कृति का सवाल और उपनिवेशवाद का सवाल दोबारा उठ खड़ा हुआ है। अभी हाल ही में प्रोफेसर सुदीप्त कविराज ने हमारे मित्र आदित्य निगम की पुस्तक डिकोलोनाइजिंग थ्योरी के ऊपर लिखते हुए ये दावा किया है कि भारत में अकादमिक संस्कृति का क्षेत्र तो काफ़ी उपनिवेशित है, वो ज़बरदस्त रूप से कोलोनाइज्ड है, और वहाँ पे डिकोलोनाइजेशन की आवश्यकताएं और ज़रूरतें बहुत ही गंभीर किस्म की हैं। लेकिन संस्कृति का क्षेत्र भारत में कोलोनाइज नहीं है। और उन्होंने कहा कि संस्कृति से मेरा मतलब है साहित्य, कला, संस्कृति, फिल्म, इन क्षेत्रों को। वैसे तो संस्कृति का क्षेत्र बहुत विशाल होता है और उसमें अकादमिक संस्कृति भी आ जाती है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि संस्कृति के क्षेत्र से मेरा यहाँ मतलब है कला, साहित्य और संस्कृति का क्षेत्र। फिर उन्होंने सिलसिलेवार उदाहरण दे के बताया है कि वो क्यों इस क्षेत्र को उपनिवेशित नहीं मानते हैं। और वो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि संस्कृति के क्षेत्र में विउपनिवेशीकरण की कोई भी मांग हास्यास्पद रूप से बेकार है। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बहस है। इससे काफ़ी पहले 90 के दशक में गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने अपने एक इंटरव्यू में, जिसका शायद शीर्षक था सीक्रेट एजेंट ऑफ नॉलेज, उस इंटरव्यू में गायत्री जी ने कहा था कि उपनिवेशवाद ज़रूर सांस्कृतिक था, लेकिन जो नियो कॉलोनियलिज्म है, जो नव उपनिवेशवाद है, उसका किरदार आर्थिक है। यानी जो कुछ भी हम लोगों का सांस्कृतिक उपनिवेशन हुआ वो उस वक्त हुआ जब भारत में अंग्रेज़ थे, लेकिन जब अंग्रेज़ चले गए और अपने पीछे कॉलोनियलिटी छोड़ गए तो उसका चरित्र जो है वो सांस्कृतिक न होकर वो आर्थिक है। तो इस बहस से भी मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई कि मैं राजीव को यहाँ बुलाऊं और वो अकादमी दृष्टि से उन तमाम मुद्दों की, उन तमाम प्रश्नों की समीक्षा करें और अपने विचार व्यक्त करें, जिससे इस पूरे मसले के ऊपर एक नई रोशनी पड़ सके। ये हम लोगों के लिए एक थोड़े से दुर्भाग्य की बात है कि आज राजीव जी की तबीयत अच्छी नहीं है और वो दवा खाकर उन्होंने अपना बुखार उतारा है, इसके बावजूद वो हमारे बीच में आए हैं और इसलिए हम उनके बहुत ही कृतज्ञ हैं। इस बीच हम लोगों को तालियों से उनका स्वागत करना चाहिए। तो राजीव जी, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के जितने भी बड़े बड़े समाज वैज्ञानिक हैं, ऐतिहासिक कारणों से उनका सारा बौद्धिक प्रशिक्षण अंग्रेज़ी में हुआ है। इसलिए भारतीय भाषाओं में जब वो औपचारिक रूप से अपना वक्तव्य देते हैं तो कुछ खास तरह की उलझनें पैदा होती हैं जो अभ्यास न होने के कारण होती हैं। इसलिए उनके वक्तव्य में अंग्रेज़ी के बहुत से लफ्ज़ आएंगे, तो वो मेरे ख्याल से हम सब लोगों को उनका स्वागत करना चाहिए। वो एक जोड़ भाषा में बोलेंगे जिसमें वाक्य पूरी तरीके से हिंदी के होंगे, लेकिन बीच बीच में अंग्रेज़ी के शब्द भी आएंगे। अब मैं प्रोफेसर भार्गव से अनुरोध करूंगा कि वो अपने वक्तव्य की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ के करें, आप बैठ के बोलिए। प्रोफेसर अनु सिंह लाठर, श्री नितिन मलिक जी, प्रोफेसर सत्यकेतु संस्कृत और अभय जी, आप ठीक है। हाँ, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर इस वक्तव्य के लिए बुलाया। कल सुबह ही मुझे कुछ बुखार और खांसी ऐसी आई कि मुझे लगा था कि शायद मैं आज यहाँ पर नहीं आ पाऊँगा, लेकिन अभय जी ने मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे जो ये, मैं खुद तो हिंदी में बहुत कम लिखता हूँ और ये अनुवाद मुझे कल मिला और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा अनुवाद है, लेकिन पढ़ने के लिए
बहुत बहुत लेकिन बोलने के लिए थोड़ा सा मुझे लगा कि इसमें मुझे दिक्कत आएगी, तो हम लोगों ने 2-3 घंटे इस पे काम किया है और शायद अब वो कुछ हद तक कम से कम शुरू में इस लायक हो गया है कि मैं जब पढ़ूं तो लगेगा जैसे कि मैंने ही लिखा है, पर ऐसा है नहीं। तो मैं शुरू करता हूँ। जी हाँ, जी हाँ। और जब भी आपको दिक्कत महसूस हो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं आपकी जगह ले लूँगा, मैं पढ़ दूँगा इसकी। मैंने बीच में चेंजेस भी करे हैं तो वो मुश्किल होगी। ज़रूर। इंसान के इतिहास में कॉलोनियलिज्म ने बार बार अपनी वापसी की है। ऐसा कोई समय नहीं रहा जिसमें ज़मीन के किसी न किसी भाग पर कब्ज़ा ना किया गया हो, यहाँ या जहाँ हमलावरों ने अपनी नई बस्तियाँ ना बसाई हों, नए अड्डे ना कायम किए हों। यह सब उन जगहों के मूल निवासियों के संहार और उनके माल असबाब की लूटपाट की कीमत पर हुआ है। ऐसे तमाम हमले अन्यायपूर्ण ही थे, लेकिन आज हम उस वक्त से काफ़ी निकल चुके हैं। मसलन कि 16वीं सदी में और उससे पहले भी शायद उत्तर भारत में कुछ इलाकों पर तुर्क और अफ़गान ने हमला किया और सेंट्रल एशिया से भी आए, और उनको एक तरह से हम लोग उस हमले को अन्यायपूर्ण मान सकते हैं। परंतु उसके बाद जो मुसलमान और हिंदू थे वो दोनों ही अंग्रेज़ी कॉलोनियलिज्म के शिकार हुए, और मैं मानता हूँ कि 1947 पर ये जो पॉलिटिकल इनजस्टिस हुई थी ब्रिटिश रूल की, और उसके पहले जिसने भी रूल किया था वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गई। और जब हमने अपने आप को 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन दिया तो एक तरह की जो भी इनजस्टिस उससे पहले थी वो इनजस्टिस दूर हो गई। लेकिन मैं वो पुरानी जो कॉलोनियलिज्म है उसके बारे में आज आपसे बात नहीं करूँगा। मेरी दिलचस्पी उस अन्याय में है जो आधुनिक है और जो अभी भी चल रही है। जिस तरह से अमेरिका में अश्वेत समुदायों और मूलवासी इंडियंस की व्यथा जो है वो अभी भी चल रही है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में मूलवासियों का प्रश्न अभी भी बना हुआ है, बहुत बड़ा, और उनके साथ जो हुआ उसके लिए उसकी कॉलोनाइजेशन को कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता। वो अभी भी इनजस्टिस चल रही है। तो ऐसे ही इनजस्टिस ये सवाल उठता है कि जो यूरोपियन इम्पीरियलिज्म आई और कॉलोनाइजेशन हुआ, क्या वो इनजस्टिस अभी भी है? और इकोनॉमिक इनजस्टिस तो है, चल रही है, अभी भी चल रही है, और पॉलिटिकल इनजस्टिस भी एक तरह से है। हम लोगों ने स्वराज की बात बहुत पहले करी थी और हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस 47 को मिली, लेकिन कितने ही ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं बाहर विश्व में और देश के अंदर भी, जो इंस्टीट्यूशंस अभी भी उस पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन और पॉलिटिकल इनजस्टिस को कहीं ना कहीं कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या ये है?
मॉडर्न कलोनियलिज्म शारीरिक हिंसा, ज़मीन पर जबरन नियंत्रण या आर्थिक दोहन तक सीमित नहीं था। ये मैं बात थोड़ा और मैंने ऑलरेडी कर दी है, लेकिन इसने कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज के बीच एक ऐसा संबंध कायम किया जो जोर ज़बरदस्ती पर टिका था और इससे मानव और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया गया जिसके चलते कॉलोनाइजर्स की अर्थव्यवस्था तो लगातार मजबूत होती गई। ये तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको मैं आगे चलता हूँ। इसको आगे ले लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि मेरा मैं उस कल्चरल कॉलोनाइजेशन और कल्चरल इनजस्टिस के ऊपर मेरा केंद्र आज होगा। और सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करूँगा, ये साफ करूँगा कि सांस्कृतिक अन्याय क्या है, उसका मतलब क्या है मेरे हिसाब से। और फिर मेरा मानना है कि सांस्कृतिक अन्याय के काफ़ी रूप हैं और मैं 3-4 उनके रूपों की शिनाख्त करूँगा आपके सामने। और इस कल्चरल कलोनियलिज्म को हम 3 परिप्रेक्ष्यों से देख सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। और मेरा मैं ये चेष्टा करूँगा कि उन तीनों परिप्रेक्ष्यों को मैं आपके सामने रखूं और फिर मैं ये आपको पर्सुएट करने की कोशिश करूँगा कि उन तीनों में से हिंदुस्तान के परिस्थितियों के लिए पहला, दूसरा, तीसरा जो दृष्टिकोण है वो शायद ज़्यादा यूज़फुल है। पेपर जो मैंने लिखा था उसके अंदर वो था हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड टू द कल्चरल इनजस्टिस ऑफ कॉलोनियलिज्म, और रिस्पॉन्स पे काफ़ी जोर था। लेकिन अगर उस रिस्पॉन्स पे वो आधा पेपर उसी के ऊपर है तो मैंने उस रिस्पॉन्स का छोड़ दिया है, उस पर कभी और बात होगी। उसके उसके उत्तर की उस प्रश्न के उत्तर की देने की मैं कोशिश यहाँ नहीं करूँगा। मैं सिर्फ एक व्याख्या करूँगा कि ये कल्चरल इनजस्टिस है, इसके 3 दृष्टिकोण हैं और भारत के संदर्भ में कौन सा बेहतर होगा। तो मैं थोड़ा सा और इसको विस्तार में बोलने की कोशिश करता हूँ। मेरा मानना है कि हमें अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है, और इसको तय करने के लिए हमें हर चीज़ को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क चाहिए। इसी फ्रेमवर्क से हमें ज़िंदगी का अर्थ और महत्ता का आभास होता है। It's a framework of self-understanding, framework of interpretation, framework with which we come to understand the world and ourselves. और ये फ्रेमवर्क कोई अकेले नहीं बना सकता, लैंग्वेज ही अकेले नहीं बन सकती। तो एक जो फ्रेमवर्क है जो लैंग्वेज पे इतना डिपेंडेंट है वो भी अकेले नहीं बन सकता। इसके लिए ये एक सामूहिक कृति है, तो इसका लिए एक समूह चाहिए, कम्युनिटी। किसी भी रास्ते को चुनने से पहले हमें अपनी परिस्थिति के मर्म में उतरना पड़ता है, और इसमें अच्छे बुरे का एहसास होना भी शामिल है। ये फ्रेमवर्क जो है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का, इंटरप्रिटेशन का,
ये कोई वैल्यू न्यूट्रल नहीं है, इसमें एक सही और अच्छा बुरा, सही गलत, इससे भी ये जुड़ा होता है। अपनी पसंदीदा ज़िंदगी को तय करने का मामला एक हद तक समूह पर निर्भर तो है ही, और इस समूह में केवल आज के लोग नहीं बल्कि उससे पहले के और उनके बाद आने वाले लोग भी शामिल हैं, हमारे प्रीडिसेसर्स और हमारे सक्सेसर्स। इतिहास में पैदा हुआ इस फ्रेमवर्क के आधार पर हम अपनी निजी और सामूहिक ज़िंदगी जीते हैं। हम इसको ही संस्कृति माने। इस मायने में संस्कृति इतिहास की कोख में जन्म लेती है, क्योंकि हम सक्सेसर्स और प्रीडिसेसर्स को साथ रखते हैं, तो एक कल्चरल फ्रेमवर्क है, हिस्टोरिकली जनरेटेड है। संस्कृति जिंदगी के तमाम अर्थों के लिए एक छतरी जैसी भूमिका निभाती है। मैंने जैसे बताया, इसमें नैतिकता तो है ही, पर कुछ हद तक धर्म से भी ये जुड़ी होती है। इस तरह संस्कृति समूह की साझी स्मृतियों और उसकी भविष्यगत दृष्टि, मिथकों, कर्मकांडों, नियमों, परिपाटियों और परंपरा में रहती है। इन सब के द्वारा ही हमें अपना आत्मबोध और मूल्यवत्ता का ज्ञान होता है। इसलिए हम संस्कृति को अपनी पहचान से जुदा नहीं कर सकते। अगर हमें अपनी संस्कृति से अलग कर दिया जाए या उस तक पहुंचने के हमारे रास्ते बंद हो जाएं, तो ये बहुत बड़ा सांस्कृतिक अन्याय होगा। इसलिए मेरी नज़र में पहला स्वरूप सांस्कृतिक अन्याय का वो है जब हमारा जन्म ही ऐसी कल्चरल एनवायरनमेंट में हो जिसमें हमारे पूर्वज या हमारे माँ बाप, वो उनका कोई उससे रिश्ता ही नहीं। इसको अमेरिकन इंडियंस के संदर्भ में काफ़ी यूज़ होता है। इसका एक अंग्रेजी में एक शब्द है, नेटल एलिनेशन। आई थिंक दिस इज़ द वर्स्ट फॉर्म, सबसे ज़्यादा एक कल्चरल इनजस्टिस का, कि आप उस संस्कृति के एनवायरनमेंट में पैदा हों जिससे आपका कुछ भी लेना देना नहीं, आपके माँ बाप उससे जुड़ते ही नहीं, आप खुद ही नहीं जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे? सांस्कृतिक अन्याय का एक दूसरा स्वरूप भी है। ये तो नेटल एलिनेशन की बात हो रही थी। दूसरा स्वरूप, हर संस्कृति में बदलाव होते हैं और वो होने भी चाहिए और होते रहते हैं, आप चाहें या ना चाहें वो होते रहते हैं। लेकिन ये चेंज आपके अपने पर्सपेक्टिव के अनुसार हो सकते हैं या आपके पर्सपेक्टिव के पीठ पीछे होते, मतलब उसको सर्कमवेंट करके आगे उसमें आपका कोई कंसेंट नहीं होता। कुछ चेंजेस हो रहे हैं लेकिन आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में कि ये चेंजेस कैसे हैं। आपके रीजंस, आप कुछ अपने रीजंस दे सकते हैं चेंज होने के लिए, उसका डायरेक्शन आप तय कर सकते हैं, उसमें हिस्सा ले सकते हैं। पर ये ऐसा, इसमें दूसरे स्वरूप जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, नेटल एलिनेशन से दूसरा, उसमें आपको पता ही नहीं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपके पर्सपेक्टिव से वो बिल्कुल अलग कहीं कुछ चल रहा है। तो ये दूसरा, किसी संस्कृति का वजूद तभी कायम रह सकता है जब उस संस्कृति से जुड़ी चीज़ें और संसाधन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचे। यही बात सांस्कृतिक समुदाय पर भी लागू है। हर एक समुदाय चाहता है कि उसकी संस्कृति आने वाली पीढ़ियों तक बरकरार रहे। वह इस कल्चरल ट्रांसफ़र को अपना फर्ज समझता है
या हम एक से दूसरे पीढ़ी तक इसको ट्रांसफ़र करें। यह भी तय है कि ट्रांसफ़र की ये प्रक्रिया हमेशा बाधा मुक्त नहीं होती, लेकिन यह अवरोध बहुत लंबा या गहरा नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ इंटरप्शन तो होते ही रहते हैं, लेकिन अगर ये इंटरप्शन बहुत डीप हो या बहुत लंबे अरसे तक चले, तब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो बुनियादी सांचा है सांस्कृतिक सोच का, वो बुनियादी सांचा ही बदल जाता है। और ये तेरा तीसरा स्वरूप है कल्चरल इनजस्टिस का। इसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगा, लेकिन एक उदाहरण मैं भी दे देता हूं। जैसे कि हम लोग, काफ़ी लोग सोचते हैं कि सेक्युलर एक एलियन कॉन्सेप्ट है, ये हिंदुस्तान का अपना नहीं है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि रिलीजन भी एक एलियन कॉन्सेप्ट है। रिलीजन कुछ था ही नहीं हिंदुस्तान में। एक समय पर रिलीजन आया, और इसलिए क्योंकि एक समय पर कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन यूरोप में आया। 16वीं 17वीं सदी के जो रिलीजियस वॉर्स हुए, उसमें ही रिलीजन का कॉन्सेप्ट आया। तो हमारे पास तो बात बहुत दूर बाद आएगा। धर्म की बात थी। हाँ, धर्म की बात थी, और भी कुछ थे हमारे अशोका के इंस्क्रिप्शंस में पाशंदास की बात होती है, वो कुछ और चीज़ है। वहाँ पर वो सारे अपने जो सोशल वर्ल्ड है उसको ब्राह्मण और श्रमण के अंदर बांट देते हैं। रिलीजन, धर्म भी, धम्मा तो अशोका का पॉलिटिकल आइडिया है, और उस धम्मा के बाद ही धर्मशास्त्रिक में, जिसको हम क्लासिकल हिंदुइज्म कहते हैं, उसमें सेंट्रल बना। उससे पहले तो धर्म कुछ था भी नहीं। एक हमारी संस्कृति में धर्म की कोई महत्वता नहीं थी। तो खैर वो तो अलग कोई चीज़ है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि रिलीजन ही एलियन कॉन्सेप्ट है, और इसके बारे में बाद में बात करूँगा। लेकिन अगर हमको ये खुद पता ही नहीं कि हमारा बेसिक कल्चरल फॉर्म चेंज हो गया, अब हम रिलीजन के बिना सोचते ही नहीं। अब रिलीजन है, रिलीजन को मानते हैं, किस रिलीजन को मानते हैं, इस रिलीजन को मानते हैं कि उसके मानते हैं, आप इसको बिलोंग करते हैं या उसको बिलोंग करते हैं। अगर ऐसे सोचेंगे कि आपके पास सिर्फ यही चॉइस है कि या तो इसको करें या इसको करें, तो सोचिए इतने सारे लोग, बहुत सारे जिसको हम रिलीजन कहते हैं, उन सबको बिलोंग करते थे। वो आइदर और सोचते ही नहीं थे। जो हमारे रिलीजियस एक्सपीरियंसेस थे पहले, और मैं उनको कहूँगा रिलीजियो फिलोसॉफिकल एक्सपीरियंस। फिलॉसफी भी एक नया शब्द आया था हिंदुस्तान में। दर्शन और फिलॉसफी में तो बहुत फ़र्क है। रिलीजन भी नया है, रिलीजन लैटिन है और फिलॉसफी ग्रीक है। तो हम लोगों ने अब इनको अपना लिया। अब इसको हम अपना ही उसकी जो कंसेप्चुअल वर्ल्ड में उसका जो भी उसकी कंसेप्चुअल मैपिंग है, उसी में हम सोचते हैं। तो हमारे बेसिक जो कल्चरल फॉर्म है वो चेंज हो गए। तो इसके बारे में भी शायद इसके बिना चारा नहीं है, लेकिन शायद हम इसके बारे में कुछ कर सकते थे। मैं तो सोचता हूँ इसके बारे में कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक डी रिलीजनाइजेशन का प्रोसेस होना चाहिए, जिससे हम रिलीजन से मुक्त हों। उसका मतलब ये नहीं कि आप रिलीजियस एक्सपीरियंस से मुक्त होंगे, लेकिन जिस तरह से हम रिलीजन के डब्बे में हमने बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं, वो हमें ज़रूरी नहीं है कि उसको उसी डब्बे में डालना है। और ये रिलीजन सेकुलर बाइनरी से मुक्त, लेकिन अब हम लोग सोचते नहीं उससे। ये हमारा बेसिक फॉर्म जो है इतना चेंज हो गया है। तो ये भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इनजस्टिस है, हमें इसका आभास ही नहीं है। और चौथा, अगर हमारे संस्कृति में कुछ चीज़ मिट गई है,
लेकिन हमारी कैपेसिटी, हमारी क्षमता है कि हम उस चीज़ जो टूट गई है या मिट गई है उसको फिर से ले आएं। तो इतना बड़ा गहरा घाव हमारे पे नहीं होगा, लेकिन हमारी क्षमता ही चली जाए, कैपेसिटी ही ना हो जोड़ने की या फिर से उसको वापस लाने की, तो वो एक बहुत बड़ी अन्याय होगा। और ऐसे ये सब एक्सपीरियंसेस मुझे हिंदुस्तान में कम नज़र आते हैं, लेकिन हम तो पूरी कॉलोनियलिज्म की, कल्चरल इंजस्टिस की बात कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत विश्व में ऐसे बहुत रीजन्स हैं जहाँ पर लोगों की कैपेसिटी ही चली गई। एनीवे, तो अभी मैंने बताया कि मेरा कल्चरल इंजस्टिस का मायने क्या है और उसके स्वरूप क्या हैं। अब वो तीन परिप्रेक्ष्य जिसकी मैंने बात करी थी, तीन दृष्टिकोण। तो पहला दृष्टिकोण है जिसको अभय जी ने या नरेश जी ने नाम दिया है गर्मपंथी। ये मुझे इसका इतना ज्ञान नहीं था, गर्मपंथी, पर गर्मपंथी परिप्रेक्ष्य मैंने तो लिखा था एक्सट्रीम नेगेटिव व्यू, पर उनको ये पसंद नहीं आया, तो उन्होंने एक्सट्रीम नेगेटिव व्यू, एक नेगेटिव व्यू ऑन, बट एनीवे वो भी ठीक नहीं है ज़्यादा, उसके बारे में सोचना चाहिए अच्छी तरह से। पर इस पर्सपेक्टिव को हम तीन अफ्रीकन राइटर्स से जोड़ते हैं जिनका नाम आप लोग सभी जानते होंगे, अल्बर्ट मेमी, फ्रांस फैनो और एमे सिज़ायर। और ये मुझे लगता है कि अफ्रीकन कॉलोनियलिज्म से काफ़ी इसको रोशनी, ये पर्सपेक्टिव, ये परिप्रेक्ष्य अफ्रीकन कॉलोनियलिज्म पे काफ़ी अच्छी खासी रोशनी डालता है। तो ये क्या है? फनो ने ये बात बहुत ज़ोरदारी से कही थी कि कॉलोनियलिज्म ने अफ्रीका के काले मनुष्य के आत्म को इस कदर कुचल दिया है कि इस तजुर्बे के बाद काले रंग का मनुष्यता से ही वंचित हो गया है। यहाँ ज़रा ठहर कर सोचें कि आत्म अगर कहीं खो जाए तो उसका अर्थ क्या होगा? व्हाट डज इट मीन? आत्म ही चला गया। इस कथन के द्वारा फनो जिस चीज़ की तरफ इंगित कर रहे थे उसको समझना मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। उसका न्यूनतम अर्थ तो ये है कि कॉलोनाइजेशन के परिणाम स्वरूप काला आदमी आत्मसम्मान की भावना से पूरी तरह वंचित हो गया था। सेल्फ रिस्पेक्ट उसमें नहीं थी, गवा दिया उसने। लेकिन फानो का ध्यान इस पे ही नहीं, किसी और चीज़ पे भी जाता है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भावना कहीं कहीं हिंदुस्तान में भी पाई जाती थी और अब जाती है, इसके बारे में बात करूँगा मैं। लेकिन फनो हमारा ध्यान एक ज़्यादा बुनियादी बात की ओर खींचना चाहते हैं। अपने आत्म से वंचित व्यक्ति दूसरों की इच्छित कृति बन जाता है। उसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यूज़ ओझल हो जाती हैं क्योंकि उसकी अपनी एजेंसी खत्म हो जाती है। ऐसा व्यक्ति मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं कर पाता क्योंकि उसका अपने खुद के साथ सबसे निर्णायक और बुनियादी संबंध टूट चुका है। ही सेल्फ एलिनेटेड। यह मनुष्य के मूलभूत और न्यूनतम आत्मविश्वास से खाली है। वह अपनी ज़रूरतों का बयान तक नहीं कर पाता। और ये मुझे काफ़ी आज भी मैं काफ़ी जब महिलाओं को देखता हूँ तो इस तरह की आती है यार, सब इस तरह के चित्र मेरे सामने आता है। अपनी ज़रूरत को व्यक्त नहीं करना, कितने ही ऐसे लोग हैं। वह अक्सर डर और चिंताओं से घिरा रहता है। आत्मविश्वास के इस खात्मे से साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि कॉलोनाइज व्यक्ति का किस कदर दमन किया गया होगा। दमन की ये निरंकुश लेकिन लगातार चलने वाली कार्यवाही अंततः कॉलोनाइज व्यक्ति के हौसले को ख़त्म कर देती है, उसकी स्पिरिट को ही ब्रेक कर देती है।
इसका नतीजा ये होता है कि उसका आत्मविश्वास बिखरा है। इसे फनों के दावे का ये केंद्रीय तर्क पुष्ट होता है कि डीह्यूमनाइजेशन कॉलोनाइज्ड के मन और आत्म में बैठ चुका है। डीह्यूमनाइज्ड बुनियादी आत्मविश्वास से खाली व्यक्ति अंततः स्मृति को गवा बैठता है। स्मृति केवल एक मानसिक परिघटना नहीं होती, वह संस्थाओं पर टिकी होती है। जैसे ही वह संस्थाएं टूटती हैं, उनके साथ सामूहिक स्मृति भी चली जाती है। इसके बाद जो भी इतिहास थमाया जाता है, उसे अपनाने में उसको कोई मुश्किल नहीं होती। यू कैन इम्पोज एनी हिस्ट्री, वो सब वो उसको मान लेता है। इस बात को सबसे पहले मैंने पहले ही नेटल एलिनेशन का नाम दिया था और ये उससे बहुत करीब है। इस नेटल एलिनेशन से ग्रस्त समूह आत्मघृणा का शिकार होते हैं। वे कॉलोनाइजर्स को दयनीय नकल करते रहते हैं। वे जानबूझकर अपनी बची कुची संस्कृति को भी या तो छोड़ देते हैं या नष्ट करते हैं। वे अपनी आदतों को बुनियादी रूप से बदल देने की कोशिश भी करते हैं। उसका एक उदाहरण है अपने रंग को चमकीला सफ़ेद बनाने की कोशिश करना। ये तो हम जानते हैं। ऐसे लोगों के अंदर दास्ता की भावना पैदा हो चुकी है और वो उसको अपने आप वो उसको दास्ता देखते भी नहीं। अगर कोई गोरा व्यक्ति सामने आ जाता है तो काला व्यक्ति उसे देखकर एक तरफ हट जाता है। और ये तो मुझे दलित भाइयों से कभी इससे काफ़ी कुछ जुड़ा हुआ है ये एक्सपीरियंस। वो शिकायत भी नहीं करता जब एक कम योग्य गोरा आदमी उसकी नौकरी को हड़प लेता है। शायद ये विमेन का भी एक्सपीरियंस हो। गोरे लोगों के सामने वह सर और मैडम कहते हुए बिछ जाता है। वह इस बात को बिना किसी नानुकूर के स्वीकार कर लेता है कि उसकी औकात गोरे आदमी से कम है। उसकी इच्छाएं का कोई मूल्य नहीं है, जबकि गोरे आदमी की इच्छाएं तो सोने में तोलने लायक है। हालांकि ये एक बेहद प्रभावशाली विमर्श है, लेकिन साथ में मैं ये मानता हूँ कि फनो मेमी सिज़ेर द्वारा पेश किया गया नज़रिया अफ्रीकी समाज के लिए शायद ज़्यादा उपयोगी हो, लेकिन हिंदुस्तान में एक पूरी समाज के लिए ये नहीं इतना उपयोगी है। नाउ दूसरा दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण का खंडन करने वाला एक विचार है जिसका मानना है कि कॉलोनियलिज्म आर्थिक और राजनीतिक अन्याय तो था, लेकिन इसमें सांस्कृतिक अन्याय का ज़्यादा महत्व नहीं है। एक व्यू है। ऐसा मानने वालों का मत है कि यहाँ कोई सांस्कृतिक अन्याय था ही नहीं। ऑल्दो सुदीप्तो ने इसका मतलब आर्ट लिटरेचर वगैरह से करा है और उससे मैं काफ़ी सहमत हूँ। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को देख लीजिए। लेकिन किधर चला गया मैं? हाँ, इन लोगों का मानना है कि जब दो संस्कृतियां आमने सामने आईं तो उनके बीच कुछ लेन देन हुआ, वो शुरू हुआ, और इस लेन देन से दोनों के बीच की सीमाएं कुछ हद तक टूट गई और लोग बाग एक दूसरे की संस्कृति में क्रॉसओवर करने लगे। मेरे मानने में, मैं इसमें मैंने ज़्यादा लिखा है अपने पेपर में, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं बिताना चाहता। मेरे मानने में यह है कि ये तर्क कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है, ऐसे कि कॉन्ट्रैक्ट जोन पर्सपेक्टिव, जिसमें कॉलोनाइज़र और कॉलोनाइज एज इक्वल्स मिले और उन्होंने लेन देन किया और वो क्रॉसओवर करे और हाइब्रिडिटी बनी। ये आजकल तो शायद फिर भी होगा, लेकिन हम पीछे जिस तरह से लेन देन हुआ, आदान प्रदान हुआ,
वो कोई आर्थिक और राजनीतिक बराबरी में तो था नहीं, तो ज़रूर वहाँ पे भी बहुत सारे इनइक्वालिटीज़ हुई होंगी। तो ये मैं थोड़ा सा ही इसका पेश करा कि ये इसमें कुछ बात है, लेकिन ये भी हमारे संदर्भ में कोई ज़्यादा उपयोगी मुझे नहीं लगती। तो क्या हम अगर ये सही नहीं है और पहला में कुछ सच है ज़्यादा, तो क्या हम ये परिप्रेक्ष्य निकाल सकते हैं कि जो फनोमेमी और सिज़र का रैडिकल नज़रिया है वो ही दुरुस्त है? मैं नहीं समझता कि उसका अर्थ ये निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये परिप्रेक्ष्य कुछ खास तरह के समाजों जैसे अफ्रीकी और कॉलोनाइज सोसाइटी से कुछ अभिजनों के लिए तो उचित होगा, और ये भी ज़रूरी है पता, हर समाज के जो एलिट्स हैं वो कभी ना कभी इस दौर से गुज़रे हैं, ये भी सच है, जिसमें हीन भावना, बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन, सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी, एक दौर से ज़रूर गुज़रे होंगे सारे एलिट्स, हिंदुस्तान में भी और बाहर भी। लेकिन जो आम जनता है, जो कॉलोनाइजर्स के करीब कमी आई, वो इससे बची रही। और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया, वो इस एक्सपीरियंस से उभर के बाहर भी आए, इतनी क्षमता उनमें थी। और एक ही मैं नाम लेता हूँ, वैसे सारी एंटी कॉलोनी मूवमेंट में बहुत सारे नाम हैं। नेहरू जी भी ऐसे थे, लेकिन गांधी तो सबसे ज़्यादा, कि जिन्होंने ऐसी फीलिंग महसूस करी लेकिन उससे वो बाहर निकल के आए। तो फिर सच क्या है? तो यहाँ पे भी गर्मपंथी की जगह नरमपंथी शब्द मुझे बोला गया कि इसको नरमपंथी बोल दीजिए आप, तो मैं नरमपंथी बोल रहा हूँ, नरमपंथी परिप्रेक्ष्य। तो ये क्या है? ये एक ऐसा परिप्रेक्ष्य है जो इस बात से इनकार करता है कि चेतना और संस्कृति के स्तर पर किया जाने वाला अन्याय कॉलोनियलिज्म का स्थायी लक्षण नहीं था। नरमपंथी नज़रिया ये तो स्वीकार करता है कि एक तरह का सांस्कृतिक अन्याय उपनिवेशवाद का अनिवार्य घटक था, लेकिन कॉलोनियल सिस्टम ने अपना प्रभाव कॉलोनाइज की आंशिक सहमति, पार्शियल कंसेंट के बल पर स्थापित किया था। यह सहमति को हम आंशिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तो इसके इर्द गिर्द हमेशा उत्पीड़कता का खतरा मौजूद रहता था, और दूसरे क्यों इसलिए कंसेंटफुल नहीं थी, और दूसरे यह सहमति केवल उन लोगों की थी जिन्हें शासन में शामिल कर लिया गया था। इसमें वो लोग शामिल नहीं थे मैंने जैसे बोला, जो व्यवस्था के बाहर रहे थे। इस तरह कॉलोनाइजर्स की सांस्कृतिक आधुनिकता के दो इंट्रिंसिक फीचर्स थे, कोऑप्शन यानी समावेशन और एक्सक्लूजन यानी बहिष्करण। भारत में गर्मपंथी परिप्रेक्ष्य इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि कॉलोनियलिज्म ने भारत के अतीत और संस्कृति को पूरी तरह नष्ट नहीं किया था। गर्मपंथी मैं ये नहीं मानता कि हमारा पूरा का पूरा अतीत और संस्कृति और पहचान को पूरा नष्ट कर दिया। सौभाग्य की बात है कि भारत इस त्रासदी से बच गया।
तो ये जो अफ्रीकन पर्सपेक्टिव है, इसको आप ये ना सोचें कि ये हमारे लिए पूरा लागू होता है, हम लोग ये नहीं है। परंतु कॉलोनियलिज्म ने एलीट्स के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को आंशिक तौर पर ही सही लेकिन लंबे समय तक दबाए रखा। इसी तरह यह कहना भी गलत होगा कि भारत के अतीत और पारंपरिक अस्मिताओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। सच ये है कि भारतीय अभिजनों के बहुत से हिस्से को उपनिवेशवाद के किसी न किसी चरण के दौरान किसी न किसी सीमा तक अपने अतीत से वंचित होना पड़ा। उन्हें अपनी अस्मिता के बिखराव और आत्म के विभाजन का साक्षी बनना पड़ा। जनता इस त्रासदी से इसलिए बची रही क्योंकि वह, ये तो रिपीट कर रहा हूँ मैं, सॉरी, एक जो कॉलोनियल कंसेप्ट से बाहर खड़ी हुई थी। तो ये इसके मैं 2-3 उदाहरण दूंगा और फिर उसके बाद शायद ख़त्म करूँगा। एक तो मैंने बोला रिलीजन, इसका एक स्टेप्स मैं सोचता हूँ कि हमको एक थॉट एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेग थॉट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम पहले उस स्टेज पे जाए जहाँ पर हमको ये क्षमता आई कि हम एक स्टेप पीछे लें और उस पीछे जाने के बाद जो हमारा दृष्टिकोण बनता है उससे पूरे संसार को देखने की कोशिश करें, ट्रांसेंडेंस। और उससे हमें पूरे अब इसको क्या बोलें, कॉस्मिक ब्रह्मांड या और निजी आत्मा, उन दोनों का आभास हमें लगना शुरू हुआ। एंड द आइडिया केम दैट वी शुड dig deeper and go higher. And because we adopted a transcendental attitude, we thought that it's possible to radically reject the world or to think of or imagine एक पूरा नया संसार है जो आज के हमारे जो सामने संसार है उससे बिल्कुल अलग हो। तो ये एक स्टेज मान के चले कि एक कभी ऐसी हुई होगी। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, मैं इसको हिस्ट्री के रूप में नहीं देख रहा। दूसरा, ये चीज़ जो मैंने बोला, कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी अकेला आदमी कर सके, उसके लिए एक समूह की ज़रूरत होती है इस चीज़ को इसकी कल्पना करने के लिए। तो एक लूज कम्युनिटी बन गई और उस लूज और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना आपके पास होना चाहिए जिसको आप माने कि वो एक तरह का गुरु है, जो आपसे ज़्यादा कुछ जानता है, जो आपकी मदद कर सकता है। तो एक मुझे लगता है कि रिलीजियो फिलोसॉफिकल एक्सपीरियंस के अंदर ये सब चीज़ें मौजूद हैं। आपकी एबिलिटी टू स्टेप बैक एंड थिंक ऑफ द होल, to do it not just alone but to do it with others, and to have a teacher who you can look up to. अब इसके आगे वो लूज कम्युनिटी को आप इंस्टीट्यूशनलाइज करके उसमें ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की इंट्रोड्यूस करें और जो टीचिंग्स थी उनको आप डॉक्ट्रिन्स में बदल दें और डॉक्ट्रिन्स के अंदर आप ये भी डाल दें कि इसमें ट्रू डॉक्ट्रिन कौन सी है और फॉल्स डॉक्ट्रिन कौन सी है, और फिर
उस डॉक्ट्रिन के आधार पर आप अपनी अपनी पहचान बनाना शुरू करें तो एक ग्रुप आइडेंटिटी आपकी बन गई जो उन डॉक्ट्रिन से जुड़ी हुई है और दूसरी डॉक्ट्रिन के खिलाफ है, क्योंकि वो फॉल्स डॉक्ट्रिन है। और ये ग्रुप्स इतनी टाइटली ऑर्गेनाइज्ड हुए, ब्यूरोक्रेटाइज तो हैं ही और पावर स्ट्रक्चर्स तो हैं, पर इतनी टाइटली ऑर्गेनाइज्ड हों कि वो एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंपार्टमेंट्स बन जाएं और वो राइवलरी भी एक शुरू हो जाए उनमें, और आपको ये बोला जाए कि आप चूज़ करिए, आप इस ग्रुप में जाएंगे कि उस ग्रुप में जाएंगे। आपके पास ये चॉइस नहीं, आपके पास ये कोई एबिलिटी भी क्या चॉइस नहीं है कि आप दोनों को चूज़ कर सकें। तो रिलीजन का जो आइडिया है वो प्रॉपर्ली स्पीकिंग यूरोप के अंदर इस पूरे इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। वो रिलीजियस एक्सपीरियंस जो शुरू में मैंने बोला, उससे वो एक अलग चीज़ है। हमारी सभ्यता में मुझे तो लगता है कि शुरू से ही ये रिलीजियो फिलोसॉफिकल एक्सपीरियंसेस तो हमेशा से थे, लेकिन ये कभी नहीं बोला जाता था कि तुम अगर इसमें गए तो उसमें नहीं जाओगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं माना जाता था, और ये भी नहीं माना जाता था कि हमेशा कि वो इंट्रिंसिकली राइवलरस है। म्यूचुअली मतलब आपको अगर इस ग्रुप में जाना है तो दूसरा ग्रुप एक एनिमी है जिसके साथ फाइट करनी है, वो कंपटीशन। तो ये आइडिया जो है ये यूरोप के अंदर भी मेरा ख्याल 3वीं 4वीं सदी में थोड़ा बहुत आया और उसके बाद वो लुप्त हो गया। मतलब थोड़ा थोड़ा था, लेकिन और 16वीं 17वीं सदी में इसने एक भयंकर रूप लिया रिलीजियस वॉर्स के अंदर, और तब ये आइडिया ऑफ रिलीजन बना, जिसको मैंने अपने शब्दों में कहने की कोशिश करी, शायद पूरी तरह नहीं कह पाया, लेकिन सब सवाल जवाब हों तो शायद मैं और अच्छी तरह से बोल सकूं। और हम लोगों ने इसको, इस पूरे फ्रेमवर्क को अपना लिया है। इससे ज़्यादा भयानक कल्चरल अन्याय क्या हो सकता है कि जिस चीज़ के अंदर हम लोग बिलीव ही नहीं करते थे, जो एक्सपीरियंस को हम इस डब्बे में नहीं डालते थे, जिस डब्बे का मैंने पूरी तरह से व्याख्यान किया कि 2 कंपार्टमेंट्स हैं, उनके अपने अपनी डॉक्ट्रिन्स हैं, अपने अपने उनके लीडर्स हैं चर्च के, और उसके सारा का सारा अपने अपना लिया है। और अब हम उसी के तहत हम अपनी पूरी सोच भी और अपना पूरा ऐसे भी जीते हैं, और ये हमने उसी तरह से नेशन स्टेट, एथनिक नेशन स्टेट, ये 1492 में जब स्पेन से जूस और मुस्लिम्स को निकाला तो एक रिलीजियस होमोजेनस सोसाइटी वहाँ पर बनाई गई और एक नेशन स्टेट, एथनिक नेशन स्टेट का कंसेप्शन आया, और रिलीजियस वॉर्स के दौरान इसका कंसोलिडेशन हुआ और एथनिक नेशनलिज्म नाम की एक चीज़ बनी। अब यहाँ पर 20वीं सदी में एक जगह गांधी नेहरू हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इससे बचे रहें, हम इसमें ना पड़ जाएं, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, वो दोनों के दोनों इसी को अपना लिया। तो कितना बड़ा एक अपनी जो चीज़ से छोड़कर, एक अपना ही चीज़ को से एलिनेट होकर दूसरी की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत दूसरों से आपने उनसे ली और आप उसमें
यू फ्लरिश इन दैम, लेकिन ये तो लेना हमारे नरसंहार की तरफ हमको ले जा रहा है। सांस्कृतिक नरसंहार तो है ही, पर दूसरी तरह का नरसंहार। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कल्चरिक अन्याय ये इस तरह का स्वरूप लेता है। ये बहुत बड़ी, इसको ये पता भी नहीं लोगों को कि यह अन्याय है, क्योंकि ये बेसिक कल्चरल फॉर्म चेंज हो गई है इसकी, हमने उसको अपना लिया है अपना। उसी तरह से एक और हम ये मान के चलते हैं, ये अफ्रीकन मैमी वगैरह ने बोला, हम ये मान के चलते हैं कि जो यूरोपियन समाज है उसमें इंडिविजुअल्स हैं और जो नॉन यूरोपियन समाज है वहाँ कलेक्टिविटीज़ होती हैं। हर बंदा जब नए किसी जिसको वो जानता नहीं है उसको पहली बारी मिलता है तो वो उसको स्टीरियोटाइप कर देता है कहीं पे भी, सब जगह, और उसको एक कोशिश करता है कि उसको किसी कंपार्टमेंट में डाल दे कलेक्टिव, और फिर धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश करता है अगर वो समझदार आदमी है तो। लेकिन यूरोपियन ने अफ्रीकन्स को इंडिविजुअल माना ही नहीं, उनको एक अनोनिमस कलेक्टिविटी में डाल दिया, उनको एक सिर्फ ग्रुप आइडेंटिटी मिली, उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी नहीं। और हम लोगों ने भी ये मान लिया, हिंदुस्तान में भी ये माना जाता है कि हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी ही है, हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो कुछ है ही नहीं। हमारे पास कोई ऐसे सेल्फ और ये तो इतनी बेहुदा बात है, क्योंकि जो हमारे पुराने बुद्ध मतलब जितना इंटीरियरिटी बौद्ध धर्म में है और उपनिषद में भी है, उतनी इंटीरियरिटी तो मुझे नहीं लगता कि उसके कहीं पे भी, डेकार्ट वगैरह तो बहुत बाद में आए। लेकिन हम लोगों ने ये मान के चला है कि हमारी कास्ट आइडेंटिटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, या हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये भी मुझे लगता है कि ये किसी अन्याय का शिकार ही है। तो अब मैं ये हिंदुस्तान के अंदर अब क्या कंक्लूजन क्या है? मेरा कंक्लूजन ये है कि हमारी क्षमता बनी रही, उस पर कुछ न कुछ आघात हुए, लेकिन हमने अपनी क्षमता, हमारी क्षमता जोड़ने की वो हम लोगों ने नहीं खोई, और वो कैपेसिटी बनी रही। और भी जो दो तीन मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, हाँ, हमारा कोई ऐसा नहीं था कि ग्रेव साइको कल्चरल इनजस्टिस हुई हो जिससे हम लोग को डीह्यूमनाइजेशन हमारे जहन में बैठ गया हो और हम लोग उससे निकल ही नहीं पा रहे हों। ये सिर्फ इंटरनल कॉलोनियलिज्म के लिए ठीक है, ये हमने दलितों के साथ किया है और विमेन के साथ भी होता है, लेकिन एज अ सोसाइटी यूरोपियंस एट लीस्ट डिड नॉट मैनेज टू इम्प्लांट दिस इन अस। ये हमारे साथ नहीं हुआ, अफ्रीका में शायद हुआ हो ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन हमारी जो कल्चरल प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज ज़रूर हुई, उसमें बहुत सारे डिस्टॉर्शंस आए, उसमें डिफ्लेक्शंस हुए, और कुछ चीज़, ये आशीष नंदी ने भी बात बोली है कि कुछ चीज़ जो पहले सेंटर में थी वो मार्जिनल हो गई, और कुछ जो मार्जिन्स में थी वो सेंटर पे आ गई। हाँ, मार्शल रेस और एंड्रोजनी के बारे में उन्होंने अच्छा बोला है, मैंने भी इस पे लिखा है। तो इससे, और ये बेसिक कल्चरल फॉर्म जो हमारी चेंज हुई, जब तक हम उससे नहीं निकलेंगे तब तक ये कल्चरल अन्याय, सांस्कृतिक अन्याय के विक्टिम्स हम बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। आपने देखा कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बावजूद उन्हें बोलने में भी तकलीफ़ हो रही थी,
लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत आत्मीय ढंग से अपनी बात कहते हुए आप तक अपने विचार पहुंचाए हैं। अब जैसे कि आमतौर पे इस तरह के सार्वजनिक व्याख्यानों में परंपरा होती है, हम लोग एक दो सवाल भी लेते हैं। चूँकि राजीव जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोग एक या दो सवाल लेंगे, और सवाल करने वाले साथियों से मेरा अनुरोध है कि वो बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें, ताकि उसका जवाब भी जल्दी से हो जाए और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। हम दो से ज़्यादा सवाल नहीं ले पाएंगे। किसी के मन में अगर कोई बहुत ऐसी जिज्ञासा हो जो सीधे सीधे इस वक्तव्य से जुड़ती हो कि उपनिवेशवाद ने हमारे साथ क्या क्या सांस्कृतिक अन्याय किए, तो कोई एक या दो सवाल पूछना चाहें तो ज़रूर पूछें। हाँ शैल, पूछिए। आप ऐसे ही पूछ लीजिए। प्रोफेसर शैल मायाराम हैं। माइक आ गया शायद। माइक आ गया। हाँ, चल रहा है। राजीव, मैं आपकी आइडिया ऑफ रिलीजन को लेकर के मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। दो बातें मैं और जोड़ूंगी जो हमारी उपनिवेशवादिता को और जिससे इसके ज़रिए हम इसको और गहराई से समझ सकते हैं। एक तो आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ये जो इतिहास विद एंड दोनों आइडिया ऑफ रिलीजन एंड आइडिया ऑफ हिस्ट्री विद इन अपर केस, कि हमारे पास यूरोप का ये था कि हमारे पास इतिहास है जो इस इलाके में नहीं है, और ये इतिहास जो है ट्रूथ अगेन विद द कैपिटल टी इसको रिप्रेजेंट करता है। एक दूसरी बात जो अगेन हमारे कॉलोनियलिज्म वो आया हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, ख़ास तौर से यूरोप से में जो हुआ एक नेचुरल साइंसेस और ह्यूमन साइंसेस में जो एक गहरी खाई, और जो डिसिप्लिनरी फॉर्म ऑफ नॉलेज जो हमने बिल्कुल पूर्ण रूप से अपनी यूनिवर्सिटी सिस्टम में अपना लिया। और इसके आशिष्ता का जिक्र आपने किया। आशिष्ता इसके बारे में कहते हैं जो हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिराया गया, हाइड्रोजन बॉम्ब, एज अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, एंड ये जो निर्णय लिया ये केवल साइंटिस्ट ने लिया, किस तरह से साइंस की प्राथमिकता ये जो पश्चिम में एस्टैब्लिश हो गई, और फिर उसके बाद हमने इसको पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। तो जो अभय जी ने शुरुआत करी कि सुदीप्तो ने कहा है कि हमारा के अनुसार जो हमारा एक आंतरिक क्षेत्र है जो कि सांस्कृतिक क्षेत्र है बचा हुआ है। पार्थो चैटर्जी ने भी बात ये की है कि इनर और आउटर में भेद किया, कि जो इनर एरिया था उसमें हम मुक्त थे, लेकिन जो सारा ज्ञान का समूह, और इसमें तो क्या धर्मपाल जी ने तो इस के बारे में बहुत अच्छी व्याख्या की है कि हमारा ज्ञान का जो फ्रेमवर्क है ना वो पूर्ण रूप से बदल गया, और आज तक ही उसमें टैगोर ने कोशिश की एक शांति निकेतन को एक दूसरा तरह का एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन सक्सीड नहीं हुआ। धन्यवाद शैल। एक प्रश्न और अगर कोई रखना चाहे, या कोई डॉक्टर पुष्पेंद्र जी, अविनाश जी को देती है। मैं आपने कहा भारत में हमारी संस्कृति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई, ये बात तो सही है, लेकिन संस्कृति की जो विधायक शक्ति होती है, उसकी जो शक्ति होती है कि कोई विधान रचे, कैसे क्या करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है समाज को या संस्कृति को, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और इसी से जुड़ा हुआ शायद दूसरा ये है कि ये प्राइवेट और पब्लिक का जो ये डिफरेंस है, जिसके दो आयाम हैं। एक तो ये है कि हमारी संस्कृति को एक प्राइवेट स्फीयर में ढकेल दिया गया, तो वो माना गया कि आप ठीक है, आप अपने घर परिवार वगैरह में अपनी संस्कृति को रखिए, लेकिन पब्लिक स्फीयर में वो कुछ और विधान होगा।
और दूसरा आयाम ऐसा भी है कि ये प्राइवेट स्फीयर का पावर ही एक तरह से मान लिया गया कि नहीं है। जो सारी पूर्ण चीज़ है जो समाज में जो कि है, वो सब कुछ पब्लिक स्फीयर से ही गवर्न होती है। तो प्राइवेट स्फीयर में जो चीज़ें हो रही हैं, हमारा जो अनुभव है या हमारा जो अंतेंद्रिय जो प्रत्यक्ष है, उसकी शक्ति दोनों एस्पेक्ट कमेंट एज ए कमेंट कर पुष्पेंद्र जी। राजीव सर, मेरा सवाल है सवाल ये है कि आपने जो एक बात कही कि हमें वी नीड टू स्टेप बैक, तो व्हाट यू मीन बाय दैट? मतलब वो क्या है, कहाँ क्या स्टेप बैक है, टाइम में कि थिंकिंग में जो आप कह रहे हैं? तो वो मैं समझा नहीं कि स्टेप बैक कैसे करें और कहाँ तक करें। विजय झा। विजय, बिल्कुल संक्षेप में। हाँ, मेरा सवाल भाषा को लेके है कि भाषा संस्कृति का एक अहम घटक है, तो भाषाई उपनिवेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? चार उससे ज़्यादा हो नहीं पाएगा, बस। राजीव, कुछ आप बोलना चाहें इसके ऊपर? नहीं, मतलब काफ़ी और भी सवाल हो सकते थे, लेकिन जो परिस्थिति है उसके मुताबिक मेरा निवेदन है कि इसको यहीं तक सीमित रखें। तो नॉलेज सिस्टम के बारे में शैल ने कहा और साइंस को प्रायोरिटी दी गई, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इज बेस्ड ऑन द नेचुरल साइंसेस एंड हाउ इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ह्यूमन साइंसेस। मैं थोड़ा सा इसमें ये रिस्पॉन्सेस में मैंने इसको थोड़ा सा इसका रेफरेंस दिया है। क्या ये किस तरह से कुछ चीज़ें जो हमारे पास आई, कैसे भी आई हों, चाहे वो ट्रेड से आई या इट केम विद पीपल जिन्होंने हमला किया, कॉन्करर्स, या travelers, Chinese travelers who came to India and went back with a whole lot of knowledges to their own. So कुछ ना कुछ इस तरह से encounters में म्यूचुअल लर्निंग, म्यूचुअल बोरोइंग और कुछ उस किस संदर्भ में हमें क्या ज़रूरत है उसका एक जजमेंट लेना, ये सब को गौर में रखते हुए ही हमें ये डिसीजन लेना चाहिए कि ये क्या एक पूरा नॉलेज सिस्टम ये अन्याय था कि नहीं। मुझे अभी इसके बारे में इतना मैंने सोचा नहीं है कि मैं इसका जवाब तुरंत दे सकूं कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल इनजस्टिस। आई हैव मेंशन्ड कि जो गैप ट्रेडिशनल पंडित्स, अब दया कृष्णा जी ने तो उसके ऊपर काफ़ी कुछ करने की कोशिश करी थी, पर जो गैप है हमारा ट्रेडिशनल पंडित्स और मॉडर्न नॉलेज मेकर्स, वो गैप किस तरह से हम लोग उसको कम करें। पर कुछ तो सीखना भी पड़ेगा ना नई चीज़ों से, चाहे वो कहीं से भी आई हो और कैसे भी आई हो। हर चीज़ को अन्याय कह के तो हम नहीं डिसमिस कर सकते, नहीं तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं हम लोग। तो इसके बारे में मुझे आई एम अ लिटिल
unsure about how to respond to this question. On your question, Avinash, मुझे तो लगता है ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास एक आपने क्या शब्द यूज़ किया था कि हाँ नहीं प्राइवेट पब्लिक नहीं, दूसरा एक हाँ एक ऑर्गेनाइज पावर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कल्चर के अंदर ऑर्गेनाइज पावर होते ही और उसका डायरेक्शन तय करना, आपने बोला वो ख़त्म हो गई है, तो विधेयक शक्ति, कॉन्स्टिट्यूटिव पावर, अच्छा, क्रिएटिव कॉन्स्टिट्यूटिव पावर ऑफ द कल्चर, हाँ, विच कल्चर हैव लॉस्ट बिकॉज इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू द प्राइवेट स्फीयर। अच्छा, ये बोल रहे थे, मैं समझा नहीं। टू द पब्लिक स्फीयर, हाँ, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। तो प्राइवेट अभी मेरे हिसाब से तो ये जो अंदर ये इनसाइड आउटसाइड जो अर्थों वगैरह ने इसकी जो बात करी है, मुझे तो लगता है कि कुछ चीज़ें घुस गई इनसाइड जो बहुत जिन्होंने बहुत डिस्ट्रॉय किया। कल्चरल ऑटोनॉमी मुझे नहीं लगता कि सिर्फ प्राइवेटाइज हो गई, काफ़ी प्राइवेट स्पेसेस के अंदर वो ऑटोनॉमी डिस्ट्रॉय हुई और काफ़ी पब्लिक स्पेसेस में वहाँ पर रह गई वो जो ऑटोनॉमी थी। तो आई वांट टू रीथिंक दिस होल इशू अबाउट दिस द आउटसाइड एंड इनसाइड एंड प्राइवेट एंड पब्लिक, एंड यहाँ पर बची बहुत सिंपलिस्टिक है ये कि यहाँ पर तो बची रह गई, बाकी अंदर पब्लिक के अंदर ख़त्म हो गई। तो हाँ, आई मीन बात करेंगे इसके बारे में। लैंग्वेज वाला सवाल तो आप ही आंसर करिए। हम क्यों आंसर करेंगे? सबसे ज़्यादा तो आप ही आंसर कर सकते हो उसको। कहा था जो whether we want to step back into time और नहीं वो तो मैंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट करा था कि आप जो अपनी आम जिंदगी में धंसे रहते हैं और सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका नहीं मिलता, तब उससे थोड़ा सा पीछे हटे तो उस ज़िंदगी से आगे जाने की कल्पना आप कर सकते हैं। अगर उसी में धंसे रहेंगे तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते या नई चीज़ों के आप कल्पना नहीं कर सकते। तो टू स्टेप बैक एंड लुक बियॉन्ड, which is a fundamental kind of movement of the idea of transcendence, जिसके अपने अपने प्रकार हैं। रिलीजन में भी आया, सेक्युलर ट्रांसेंडेंस भी है, पर मैं ये कह रहा था कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप पीछे एक स्टेप लें और फिर जब आप और पीछे जाते हैं तो आपको पूरा कुछ दिखना लगता है। अगर उसी ज़िंदगी में आप बिल्कुल उसके करीब रहेंगे तो आपको सिर्फ जो छोटी छोटी बातें हैं वो ही दिखती हैं और बड़ी बातों का सोच आप में नहीं पैदा होती। तो ये एक देयर आर सम सोशियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस ऑफ आइडियाज़, इन्होंने इसका एक नाम दिया है एक्सियल एज, एंड जो उसके अंदर ये आइडिया आया कि हम लोग एक नई तरह का ट्रांसेंडेंस सोचें, और ये रिलीजन में भी था और फिलॉसफी में भी था। ये प्लेटो में है, ये बुद्धा में है। ये दिस आइडिया दैट वी कैन therefore they could make judgments, like Buddha could make the judgment that पूरा का पूरा दुख, discontentment of a certain kind is a constitutive feature of our world. That judgment he could make only when he was able to step back, and he could talk about the whole world. वो पूरा का पूरा है। तो मैं उस बात कर रहा था, ये तो टाइम से भी जुड़ सकता है जैसे आपने बोला, और जगह से भी इसका। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। अब मैं अपनी अंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय प्रोफेसर
अनु सिंह लाठर से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दें। थैंक यू अभय जी। गुड इवनिंग एवरीवन। सो रहे हैं सब। गुड इवनिंग। देशिक हमारा जो सेंटर हमने शुरू किया और जिस उद्देश्य के साथ शुरू किया, अभय जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आप बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उस श्रृंखला में आप बार बार रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ लगे रहते हैं और हमारा ये संकल्प था कि इस सेंटर को हम उस लेवल पे ले जाएंगे जहाँ पूरे भारतवर्ष में लोग यहाँ की हुई रिसर्च, यहाँ के किया हुआ काम जो है सब तक पहुँचेगा और वो काम शुरू हो गया है। सेमिनार कराना, कॉन्फ्रेंसेस कराना, सिंपोजियम कराना भी उसका हिस्सा था। तो अभय जी को बहुत बधाई। अभय जी के टीम के सब मेंबर्स यहाँ बैठे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई। सब हमारे मेम्बरान्स को, हमारे फैकल्टी मेंबर्स को जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। प्रोफेसर सलील भी आज आए हुए हैं। आदरणीय प्रोफेसर राजीव भार्गव जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और जब बातचीत हो रही थी भार्गव जी से तो कह रहे थे कि मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल फ़िलासफ़र हूँ। तो वाकई आपकी बातें बिल्कुल फ़िलासफ़ी वाली थी और बहुत ही गहरी थी। कुछ चीज़ों से मैं रिलेट कर पाई और कुछ चीज़ों से मैं रिलेट नहीं कर पाई। तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब आप सोचते हैं, विचार रखते हैं, विचार करते हैं, डेलिब्रेट करते हैं, तो कॉमन बुद्धिजीवी व्यक्ति जो है कॉमन प्लेटफॉर्म पे आता ही है। चाहे वो डिनायल मोड में आए, चाहे वो एक्सेप्टेबल मोड में आए, उसे समझ और पकड़ तो होती ही है। आपने कल्चरल इनजस्टिस की बात कही और ये भी कहा कि भारत में जितने भी कॉलोनियलिज्म के एक्सपेरिमेंट्स हुए या यूरोपियन देशों के मुकाबले जो उन्होंने कॉलोनाइज अफ्रीका में किया या बाकी देशों में किया, भारत में शायद उसका इतना प्रभाव नहीं था। और हम अपनी संस्कृति को समेटते हुए आज भी बहुत ही सिविलाइज्ड और सभ्य समाज हैं। और उसका रिज़ल्ट ये है कि इसमें डिबेट हो सकती है मैडम, बहुत सारी डिबेट ये हो सकती है कि हम असभ्य कहाँ हैं और पूरी तरह से हम सिविलाइज्ड कहाँ नहीं हैं। फिर भी इतने अतिक्रमणों के बाद भी हम अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी भाषा की वैरायटी, डाइवर्सिटी सबको लिए हुए चल रहे हैं। मैं आपसे, क्योंकि हम सारे सोशल साइंटिस्ट यहाँ बैठे हैं, तो एक अपील ये भी है कि बंद कमरों में बातचीत तो बहुत अच्छी बात है और एकेडमिक डिस्कशंस भी बहुत अच्छी बात है, एकेडमिक रिसर्चेस भी बहुत अच्छी बात है। जब तक ये सब बातें कहीं ना कहीं समाज में पॉलिसी लेवल पे नहीं आती हैं तो समाज में बदलाव नहीं आता है। तो सोशल साइंटिस्ट की जितनी भी भावनाएं हैं, उनकी अपनी आलोचना है या कुछ भी है, वो विचारात्मक तौर पे जो है पॉलिसी लेवल पे और कंटेंट में, करिकुलम में भी आना बहुत ज़रूरी है। मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ कि हिंदी मेरी नेचुरल भाषा नहीं थी। ये मैं कई बार बताती हूँ क्योंकि मेरी ब्रिंगिंग अप साउथ में हुई और कॉन्वेंट, टिपिकल कॉन्वेंट में मैं पढ़ी। तो हिंदी मैंने बड़ी मेहनत से सीखी और बाइलिंगुअल मैं बात करती हूँ ताकि अपनी भाषा को मैं उतना ही एंजॉय कर सकूँ। बोलने चाली वाली भाषा तो सबको आती ही है, पर साहित्यिक तौर पे जुड़ना थोड़ा कठिन काम है। तो मैं नर्सरी राइम्स को याद करती हूँ जो मैंने सीखी और जो मेरे बच्चों ने भी सीखी, आपके बच्चों ने भी सीखी। तो सैमुअल आर्नोल्ड की बड़ी फेमस नर्सरी राइम है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर,
Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. भारतीय बच्चे की सोच में जैक और जिल की कन्फ्यूजन है कि जैक लड़का है, जिल भी लड़का है या लड़की है, क्योंकि उसकी शब्दावली में नहीं है, उसके कंटेक्स्ट में नहीं है, उसके कल्चर में नहीं है, उसने देखा नहीं है, उसने पाया नहीं है, ना ही ऐसे कैरेक्टर्स आसपास देखे हैं. एंड जैक एंड जिल गो अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर. हमारे यहाँ पानी लेने नीचे जाते हैं और जैक एंड जिल जो है पहाड़ पे पानी लेने जा रहे हैं. ये भी कहीं रिलेट नहीं हो पाता है. मैं तो कभी रिलेट नहीं कर पाई इस बात से, और कई बार सवाल पूछा कि पहाड़ पे पानी कैसे लेने जाते हैं, पानी ने तो नीचे ही आना है किसी भी फॉर्म में, तो जैक एंड जिल जो है पहाड़ पे क्यों गए पानी लेने के लिए. देन जैक फेल डाउन. जैक जो है वो गिर गया. क्यों गिर गया, क्या हुआ उसके साथ. देन जिल केम टम्बलिंग आफ्टर. जिल को किसने धक्का दिया, जैक तो पहले ही लुढ़क के आ गया था. तो इस तरह की पोएम्स नर्सरी राइम्स जब सिखाएगी बड़ी एब्सर्ड थी. दूसरी पोएम है लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन माई फेयर लेडी, बिल्ड इट अप विद आयरन बार्स माई फेयर लेडी. ये नर्सरी राइम जो है ये लिखी गई थी उस समय में जब लंदन ब्रिज वाकई ही फॉलिंग डाउन की स्टेज पे था और पब्लिक क्राई थी कि उसे ठीक किया जाए, और गवर्नमेंट जैसे नहीं सुनती है वहाँ भी नहीं सुन रही थी. तो इस तरह की राइम बनाई गई, पोएम्स बनाई गई, और ये उनके लिए तो रेलेवेंट थी, पर हमारे लिए वो रेलेवेंट बिल्कुल नहीं थी. पर हम अपने बच्चों को आज तक वो पोएम्स सिखा रहे हैं. 2 हिंदी की पोएम्स आपको बताऊंगी जिससे हमारे बच्चे एकदम से रिलेट करते हैं. मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, 2 दिन रखो तो सड़ जाएगी. बहुत सिंपल. और इस डिस्क्रिप्शन में मछली के बारे में ज्ञान भी हुआ. एक और पोएम है जो मैंने नहीं पढ़ी, ये सब मैंने बाद में सीखा है. चुन्नू मुन्नू थे 2 भाई, रसगुल्ले पे हुई लड़ाई. चुन्नू बोला मैं भी लूँगा, मुन्नू बोला मैं भी लूँगा. झगड़ा सुन के माता आई, मम्मा आई, उन दोनों को चपत लगाई. आधा ले तू चुन्नू भैया, चुन्नू बेटा, आधा तू ले मुन्नू बेटा. आपस में ना झगड़ा करना, मिलजुल के है सदा ही रहना. Look at the lovely message these poems give to our children. उन्हें ये समझ आता है कि किस तरह से मिलजुल के रहना है, रसगुल्ला बांट के खाना है. Relevance of literature is my concern for all the social scientists who are here, who are sitting outside and doing lot of research. तो मेरी अपील हम सब से है, उसमें मैं भी हूँ, कि किस तरह से हम जो भी बातचीत करते हैं उसको हम विचारों से निकाल करके एक्शन में और अपनी पॉलिसी में कैसे लाएं, वो बहुत ज़रूरी है. कॉलोनियलिज्म की बात हो रही है तो हम ज़्यादातर ब्रिटिशर्स को याद करते हैं, फ्रेंच को याद करते हैं, पोर्चुगीज़ और डच को याद करते हैं, परंतु हमारे यहाँ तो उसको कॉलोनियलिज्म नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे ये हिस्टोरियंस और पॉलिटिकल साइंटिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर्स बताएंगे कि जब मुग़ल भारत में आए हमारी संस्कृति को रोंदा गया, हमारी भाषा में बदलाव आया और तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन हुआ. सॉरी, क्या हुआ? कहना किसकी भाषा को रोंदा गया, ये बाद में बात करते हैं ना, पहले मुझे बात पूरी करने दीजिए. तो जब ये सब हुआ तो उसकी बात भी हमें समाज में करनी चाहिए. तो कॉलोनियलिज्म वहीं नहीं ख़त्म होता है, ये बहुत सारे सोर्सेस से होता है. जैसे हम कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म कई तरह से है, सेटलर आते हैं वो कॉलोनाइज करते हैं, सरोगेशन के थ्रू कॉलोनियलिज्म होता है, और कमर्शियल पर्पसेस के लिए कॉलोनियलिज्म होता है, फिर इंटरनल कॉलोनियलिज्म होता है.
भारत में हर तरह का कॉलोनियल अटैक हुआ, हर लेवल पे हुआ, फिर भी हम अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं और समेटे हुए हैं। एक बहुत ही अच्छी हिस्ट्री की पुस्तक पढ़ने का मौका लगा। पुस्तक का नाम है इंडियन समर, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द एंड ऑफ एन एम्पायर, एंड द ऑथर इज एलन वॉन टॉन्जलमान. He is a British historian who wrote in 2007. The book was published recently. I would like to quote from there. In the beginning, there were only two nations. One was a vast, mighty, and magnificent empire, brilliantly organized and culturally unified, which dominated a massive swath of the earth. The other was an underdeveloped, semi-feudal realm driven by religious factionalism and barely able to feed its illiterate, diseased, and stinking masses. First nation was India, and the second was England. Year was 1577. तो जब हम बात करते हैं ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की, तो आपको जान के बड़ी आश्चर्य होगा कि जब ब्रिटिशर्स छोड़ के भी चले गए तो उनकी लेगेसी रही। बारबाडोस एक कैरेबियन आइलैंड्स में एक छोटा सा आइलैंड है जिसको 1962 में आफ्टर 400 years इंडिपेंडेंस वाज गिवन, बट इट वाज नॉट इंडिपेंडेंट. क्वीन वाज द क्राउन हेड. आपको जान के बड़े आश्चर्य होगा कि पूरी तरह से उसका इंडिपेंडेंस 2021 में हुआ, सिर्फ 2-3 वर्ष पहले. तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कल्चर की क्या अपरूटमेंट हुई और किस तरह से हुई. हम बहुत सारी डाइवर्सिटी की बात करते हैं और हम बहुत सारे इनजस्टिस, इनइक्विटी, इक्विटी सब की बात करते हैं, पर इन सब के बाद कल्चरल होमोजेनिटी की तरफ हम जा रहे हैं. एजुकेशन के थ्रू जा रहे हैं, अपनी विचारधारा के थ्रू जा रहे हैं, डाइवर्सिटी पे बहुत सारे सवाल उठाते हैं, बहुत सारी बातचीत करते हैं. भारतीय चेतना भी के ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करते, घबराते हैं बात करते हुए, और इंडियन कॉन्शियसनेस पे बात करते हुए बहुत घबराते हैं. सच बोलने से परेशान होते हैं. ये मानते हैं कि सच बोलेंगे तो पता नहीं कितने लोग इससे क्या कहेंगे, तारुफ नहीं रखेंगे. हम इन चीज़ों से भी घबराते हैं. तो जो हमारी भारतीय चेतना है उसे भी हमें जीवित रखना है, और उसके बहुत से तरीके हैं. आज मेरा भाषण नहीं है और भाषण राजीव जी का था, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी. सेकुलरिज्म की बात और डिस्कशन में बातचीत आई तो उस पर मैं कहना चाहूँगी, सेकुलरिज्म टोटली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था और बहुत मिसफिट रहा हमारे लिए, क्योंकि ये बहुत ही सेलेक्टिव था. तो जब इतना सेलेक्टिव था तो वो जस्टिफाई हो ही नहीं सकता था, उसकी सस्टेनेबिलिटी भी नहीं थी. सब कुछ राजनीति और वोट बैंक के लिए हो रहा था, और धर्मनिरपेक्षता के नाम पे सिर्फ राजनीति और वोट बैंक हो रहा था. नास्तिक होना, भगवान को ना मानना, संस्कृति को नकारना भी था. अगर कोई रिलीजियस है तो वो अनपढ़ है, वो गंवार है और उसे अच्छा नहीं माना जाएगा. और संस्कृत भाषा पे आते हैं कि संस्कृत को ऐसा मान लिया गया कि ये वो भाषा है जो पाखंडियों की भाषा है, जो कर्मकांडों की भाषा है, इसलिए संस्कृत खराब है. इसलिए संस्कृत जो है ये मरती भाषा है और ये जीवित नहीं रह सकती. इन चीज़ों पे भी हमें सोचना है. एलिटिसिज्म सब कुछ नहीं है. जब हम देसी कहते वो देसी है, तो देसी मतलब वो भारतीय है, उसमें कोई खराबी नहीं है. ये बात हमें याद रखनी है.
बहुत सारे आइडियाज़ हैं, पर मैं इसे संक्षिप्त में कहना चाहूँगी। मैं राजीव जी की बात पे आती हूँ। आपने कहा कि रिलीजन जो है यहाँ भारतवर्ष में एलियन था, बाहर से आया। आज तो समय नहीं है, पर मैं आपसे इस पे बातचीत करना चाहूँगी ज़रूर। दूसरी बात, आपने कहा दर्शन हमारे पास नहीं था। ऐसा मेरा मानना नहीं है। हमारे हर धर्म के साथ दर्शन था, और उस दर्शन ने ही हमारा मार्गदर्शन किया। मैंने कहा था दर्शन है, उन्होंने कहा दर्शन है। दर्शन है, अच्छा। फिलॉसफी दर्शन है, दर्शन का एक स्वरूप है। ओके। गुरु गोबिंद सिंह ने जब पंथ चलाया तो उन्होंने एक बेसिक फिलॉसफी दी, संत भी बनो ते सिपाही भी बनो, राइट। एंड वो फिलॉसफी, वो स्पिरिट हर पंजाब में हर व्यक्ति में पाई जाती है। जब वो संत होते हैं तो बहुत ही सात्विक, उन जैसा ह्यूमैनिटेरियन काम कोई दुनिया में नहीं कर पाता है। और जब वो सोल्जर होते हैं तो उन जैसा टफ कोई नहीं है। तो ये फ़िलॉसफी है, और ये रिलीजियस फ़िलॉसफी है, और यही सिखिज़म की स्ट्रेंथ भी है कि वो संत भी हैं और वो सिपाही भी हैं। गोरे और काले की तुलना की बात आपने जब कही तो आपने कहा कि क्योंकि एलिनेशन है कहीं, उनमें एक भावना है, हीन भावना है। ये सब फिनोमेना इतना सिंपल नहीं है। मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजी की हूँ मैं, तो ये बहुत कुछ साइकोलॉजिकल है, ये भी समझें आप। ये खाली एस्पेक्ट एलिनेशन का नहीं है, ये लो सेल्फ एस्टीम का भी है, और ये मनोवैज्ञानिक तौर पे हम मानते हैं। उन समाजों में जहाँ पे इवन हमारे अपने समाज में हम देखते हैं कि रंग का भेदभाव थोड़े थोड़े रंगों पे भी है, थोड़े थोड़े रंगों पे भी है, वो अंदर की हीन भावना है। उसका आंसर मनोवैज्ञानिक तौर पे आएगा। तो आज का एड्रेस बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया था। कुछ सवाल मेरे मन में हैं, राजीव जी से पर्सनली पूछूंगी, बात करूंगी उनसे। और आप लोग सब आए, इतना समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे AUD सेंटर से आप सब जुड़े रहें, और जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लीज़ टू कंट्रीब्यूट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर लाठर। मैं अब हमारा कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर जा रहा है, और मैं प्रोफेसर सत्यकेत, अपने मित्र प्रोफेसर सत्यकेत जी से अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वत समाज के प्रति मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। निश्चित रूप से आज का जो वक्तव्य है वो उत्तेजक तो रहा ही, बहुत सारे प्रश्न को भी खड़ा कर गया है, और बहुत सारी बातें इस वक्तव्य के बाद जो मेरे मन में उमड़ घुमड़ रही थी उसका लगभग सारा जवाब हमारी कुलपति महोदय ने दे दिया है अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में। लेकिन मैं इसके बाद भी समझता हूँ कि इस उद्बोधन की जो एक बात है कि सौभाग्य की बात है कि भारत इस परिस्थिति से बच गया, यानी अतीत को नष्ट किए जाने की परिस्थिति से, यह व्याख्यापेक्षी है। अतीत तो अतीत होता है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए और भी बहुत सारी बातें हैं जिस पर बात हो सकती है, लेकिन एक अच्छे वक्तव्य के लिए मैं प्रोफेसर राजीव भार्गव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं डॉक्टर नितिन मलिक, अपने कुल सचिव को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपना समय निकाला और अपने व्यस्त समय में से हम लोगों के बीच इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए। मैं अपनी कुलपति प्रोफेसर अनु सिंह लाठर जी को धन्यवाद देकर उनके कोप भाजन का शिकार नहीं बनना चाहता हूँ।
क्योंकि यह सारी चीज़ें जो हैं वो उन्हीं की दी हुई है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उसमें मैं धन्यवाद क्या दूं। हाँ, मैं इस बात के प्रति उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो कुछ भी हिंदी को दिया है, हिंदी बैकग्राउंड की नहीं है, उनके आने के बाद जिस तरह से हिंदी विकसित हुई है वो सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, इसलिए उनको मैं बधाई देता हूं। मैडम, आपको बहुत बहुत बधाई। यहाँ उपस्थित जो हमारा विद्वत समाज है, उस समाज के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग आए और इस वक्तव्य को बड़े धैर्यपूर्वक सुना। हालांकि अध्यक्षीय उद्बोधन के समय जिस शालीनता की बात हम लोग करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ व्यवधान दिखने को मिला, पर ये ठीक है, विद्वत समाज है, कुछ न कुछ अपनी बात तो रखेगा ही, दिखाएगा ही। अंत में मैं इस पूरी संगोष्ठी के सूत्रधार आदरणीय हमारे मित्र प्रोफेसर अभय दुबे जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो श्रृंखला शुरू की है, उस श्रृंखला की इस दूसरी कड़ी में बहुत अच्छे वक्तव्य हम सब ने सुने। अब हम सब चाय और नाश्ते पर निमंत्रित हैं।